हेलो बच्चों। एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ डिस्कस करेंगे हम जो आपके सीबीएसई बोर्ड 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसमें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है? हम उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे जो या तो पहले कुछ सालों में कई बार पूछे जा चुके हैं और या तो वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इट मे बी कि वो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएँ। सो एक-एक करके हम क्वेश्चंस को देखेंगे स्लाइड बाय स्लाइड और हम ये ट्राई करेंगे कि जो भी क्वेश्चन हम करें, उससे हम अपना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट दोनों को अच्छे से क्लियर कर लें। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है, देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1 एंड ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया हुआ था एंड आई थिंक ये पिछले सेशन का ही क्वेश्चन है, 2024 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, इसमें बोल रहा है कि एक थिन प्लास्टिक रॉड इज बेंट इनटू ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। इसका मतलब है कि एक प्लास्टिक की रॉड है, बहुत पतली सी रॉड, उसको एक सर्कुलर रिंग के फॉर्म में बेंट कर दिया गया है। तो लेट्स से कि ये हमारी प्लास्टिक की रॉड होती है, एकदम लंबी सी रॉड होती, पतली सी, और इसको बेंट करके कुछ इस फॉर्मेट में किया गया है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो जैसे ही आप बेंड करके सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका रेडियस क्या निकल के आ रहा है? कैपिटल आर। आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे। आगे कह रहा है कि इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ चार्ज डेंसिटी लेमडा। इसका मतलब इसके ऊपर की जो चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा की है और लेमडा मैंने आपको पढ़ाया था, इसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज्ड डेंसिटी। ठीक है? और लीनियर चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? लेमडा बराबर होता है क्यू बाई एल के। ठीक? तो अब ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर। मतलब कि जो आपका सर्कुलर रिंग बना था उस प्लास्टिक रॉड से, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है? तो देखते हैं। देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए लेट्स से कि ये आपका वो सर्कुलर रिंग है जो वो क्वेश्चन में बोल रहा था। ठीक है? और इस सर्कुलर रिंग का जो रेडियस है, ये है आपका कैपिटल आर। ठीक है? जो वो आपका था स्टेटमेंट, उसका ये डायग्राम हो गया। ठीक है? अच्छा, अब जब इसको यूनिफॉर्मली चार्ज दिया गया है हर जगह पे, ठीक? मतलब लेट्स से कि अगर आपने इसको लैम्ब्डा भी दिया है, लैम्ब्डा का मतलब मैंने आपको अभी समझाया था कि ये क्या होता है? क्यू बाई एल होता है। तो अगर इसे लैम्ब्डा भी दिया गया है, तो इट मीन्स कि इसे चार्ज दिया गया है। तो इस पूरे बॉडी पर, इस पूरे सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सरफेस पे हो रहा है, ठीक? इसकी वजह से इसके सेंटर पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर मान लो मैं आपसे कहता कि मुझे मुझे यहाँ पे आप एक छोटा-सा पार्ट ले लो, छोटा-सा पार्ट, तो उस पूरे क्यू का एक छोटा-सा पार्ट यहाँ पे क्या होगा? dq, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, कि तो लेट्स से कि ये पॉजिटिव चार्ज होता, जो चार्ज मैंने लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होता? बाहर की तरफ होता। मतलब मुझे एक छोटे चार्ज की वजह से मुझे एक छोटा-सा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता। ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद अगर इस चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होता, तो लेट्स से कि अगर कोई चार्ज यहाँ पे होता, तो इसकी वजह से इधर की तरफ होता। अगर कोई चार्ज यहाँ पे होता, तो इसकी वजह से इधर की तरफ होता। ओवरऑल सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या होते? डायग्रामेटिकली अपोजिट होते। यानी या फिर ये भी कह सकते हो आप कि वो एक दूसरे के डायगोनल पे लाई करते। ठीक? सो इस वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप खुद इमेजिन करिए कि एक इधर से इधर की तरफ था और इधर से ये इधर की तरफ था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 0। यानी दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा? 0। तो इट मीन्स जो नेट चार्ज होगा इस पे, वो कितने के बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा 0 के बराबर। ओके? तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका नेट चार्ज होगा, वो कितने के बराबर होगा? वो होगा 0 के बराबर। ठीक? आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इस सीरीज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है और मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँगा, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग हर साल, या फिर आप ये कह लो कि हर अल्टरनेट ईयर्स पे रिपीट होता है। ठीक है? तो इसको देखते हैं हम, ये क्या है? तो उसके लिए इस क्वेश्चन में टोटल 2 स्टेटमेंट है। पहला है गॉस लॉ और दूसरा है कि इसी गॉस लॉ की हेल्प से हमें एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसके लिए?
ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। मतलब ये है कि अगर हमें गॉस लॉ पता है तो उस गॉस लॉ की हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है कि अगर कोई लंबा सा वायर हो, पतला हो, बहुत पतला होने का सेंस ये हो गया कि इस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी उसका नाम क्या होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि हमने एक रॉड को, प्लास्टिक रॉड को बेंड किया था, तो वहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी थी वो क्या थी? लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, क्योंकि हमने इसी को क्या बोला है? लैम्ब्डा बोला है, और लैम्ब्डा की वैल्यू क्या होती है? Q/L होती है। ठीक है? तो ओवरऑल सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि गॉस लॉ होता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ एक ऐसा लॉ है जो ये समझाता है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, मान लो ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज है +Q, ठीक है? तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस क्लोज सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स इनटू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब कि उस पार्टिकुलर सरफेस में कितना चार्ज इंक्लूड है, उस चार्ज के थ्रू ही हम बता पाते हैं कि टोटल फ्लक्स उससे कितना पास करेगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा गॉस लॉ। लेकिन अब इसी गॉस लॉ की हेल्प से, ये जो मैंने आपको गॉस लॉ बताया है, हमें इसी गॉस लॉ की हेल्प से ये समझना है अब कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे एक पतले और लंबे करंट कैरिंग कंडक्टर कह लो, या फिर ये कह लो कि उसमें चार्ज अवेलेबल है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, मैं जो आपका एक्सप्रेशन है, जो सेकंड एक्सप्रेशन, मैं उसको डिराइव करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन। ओके, देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको एज्यूम करना होगा कि मान लो कि हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर एक स्ट्रेट चार्ज वायर अवेलेबल है। तो लेट ए थीन स्ट्रेट चार्ज्ड वायर having charge density charge density as lambda। मान लो कि उस पे चार्ज डेंसिटी कितने का है? लैम्ब्डा का है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो लैम्ब्डा की वैल्यू है वो क्या है? Q/L है। Q का मतलब चार्ज और L का मतलब पर यूनिट लेंथ। ओके, ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको इसका एक्सप्रेशन डिराइव करके बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना होगा। तो लेट्स से कि हमारे पास एक सरफेस है। अच्छा, ये सरफेस भी किस बेस पे लिया जाता है, मैं पहले आपको ये समझाता हूँ। देखिए, मान लो कि आपके पास कोई चार्ज है +Q, ठीक है? तो इस चार्ज का अपना एक फ़ील्ड होगा और उस फ़ील्ड के अंदर हमें कोई भी एक सरफेस, इमेजिनरी सरफेस अज़्यूम करना है, और जनरली हम उस इमेजिनरी सरफेस को क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस कहते हैं। मतलब हमें अगर गॉस लॉ प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें कौन-सा सरफेस चाहिए? हमें गॉसियन सरफेस चाहिए, ठीक है? तो अगर ये हमारा गॉसियन सरफेस है, तो इसके लिए हमें इससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊँगा। देखिए, मान लो कि ये आपके पास एक पतला-सा, लंबा-सा चार्ज वायर है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस अवेलेबल हैं, ठीक है? तो इस चार्ज से, इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? ऑब्वियसली प्लस चार्ज से है तो बाहर की तरफ होती है, तो ये कुछ परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगी इस तरीके से, यहाँ भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगी इस तरीके से, ठीक है? अच्छा, इसके बैक एंड साइड में भी होगी और फ्रंट साइड में भी होगी। ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, वो हर जगह होंगी। तो क्या हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको दिखाई दे रही हैं, आगे, पीछे, ऊपर और पीछे की तरफ में, तो क्या हम इसकी वजह से कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा। देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके से अज़्यूम कर लिया, ओके? अब इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के
टोटल कितने पार्ट्स होते हैं पहले वो देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो यहाँ पे इसके टोटल 3 पार्ट हैं। एक तो प्लेन वाला एरिया जो या तो ऊपर है या तो नीचे है, ठीक? तो एक पार्ट हम ये ले सकते हैं, एक पार्ट हम ये ले सकते हैं, ये टोटल 2 पार्ट हो गए और एक जो इसका कर्व वाला एरिया है, कर्व वाला सरफेस है वो, यानी टोटल इसके कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट, ठीक है? तो हम इसको यहाँ पे डिनोट कर दे रहे हैं इसी चीज़ को कि जो हमने यहाँ पे एक छोटा-सा एलिमेंट लिया है, उसका जो सरफेस है वो है पहला, एक यहाँ पे ले लिया नीचे की तरफ, इसको हमने बोल दिया दूसरा और एक मैंने यहाँ पे ले लिया इसके कर्व सरफेस एरिया वाले पार्ट पे, इसको मैंने बोल दिया तीसरा सरफेस, ठीक? चलो, अच्छा क्या इस सरफेस पर एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा? क्योंकि आपको बेहतर पता होगा कि एरिया वेक्टर इज़ ऑलवेज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो क्या यहाँ भी एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा? और क्या यहाँ भी एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा? तो एरिया वेक्टर हर जगह आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? अच्छा, अब ज़रा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। पहले सरफेस पर देखिए क्या पहले सरफेस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? ऊपर की तरफ नहीं है। अगर होता भी इस वायर की वजह से तो किधर होता? इधर की तरफ होता। यानी ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सिमिलरली इस वाले पॉइंट पर ये जो आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा? ये होगा इधर की तरफ, ठीक? और जो हमारा थर्ड सरफेस है, उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछता कि बताइए यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने का होगा? यानी कि अगर यहाँ पे कैलकुलेट किया जाए टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, अगर हम कैलकुलेट करते कि टोटल फ्लक्स गॉसियन सरफेस से कितना होगा तो देखते हैं गॉसियन सरफेस से कितना जाने वाला है फ्लक्स। तो मैं यहाँ पे लिखता डी फाई ई इज इक्वल टू, हम लिखते डी फाई ई बाई द सरफेस वन प्लस डी फाई ई ड्यू टू सरफेस टू प्लस डी फाई ई ड्यू टू सरफेस थ्री। यानी टोटल हमारे पास 3 सरफेस होते और उन तीनों सरफेस की वजह से मेरे पास टोटल फ्लक्स आता। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी फाई ई बराबर पहले वाले के लिए जो पहला सरफेस है हमारा, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो पहला सरफेस है इसके लिए एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। और हमें पता है कि डी फाई ई की जो वैल्यू होती है वो होती है ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन पहले सरफेस के लिए थीटा कितना है? 90 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री प्लस। अब जरा आप सेकेंड सरफेस को देखिए, सेकेंड सरफेस में ई और डी ए वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ई डी ए, और चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितने का होगा? 0 डिग्री प्लस। अगर हम देखें तीसरे सरफेस को जो हमारा थर्ड पार्ट है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ भी एंगल कितने का है? ई और डी ए के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ई डी ए कॉस 90 डिग्री, ठीक? अब इतना तो आप सबको पता होगा कि जो कॉस 90 की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा प्लस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ ई डी ए और प्लस यहाँ पे फिर से आ गया 0। तो ओवरऑल हमें डी फाई ई की टोटल वैल्यू क्या मिल गई? ई डी ए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसे भूलना नहीं है। ओके, आपको ये चीज़ समझ में आ गई? तो अगर आपको इतने में से कुछ नोट करना हो तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड देखिए अब आगे स्टार्ट करते हैं इसके बाद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें एक छोटे अमाउंट का फ्लक्स मिल चुका है, ठीक है? किसी भी एक पार्ट से। अगर मुझे टोटल का चाहिए कि टोटल फ्लक्स इस पूरे कंडक्टर के थ्रू कितना होगा या फिर इस गॉसियन सरफेस के थ्रू कितना होगा, तो इसके लिए मुझे इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करना होगा। यानी कि मैं इसे यहीं से स्टार्ट करता हूँ, मुझे इसको क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। तो अपॉन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है? अपॉन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ठीक है? अच्छा, डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? फाई ई होगा, यानी टोटल फ्लक्स जो होगा हमारा वो कितना आएगा? फाई ई ही आएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं फाई ई इज इक्वल टू, अच्छा ई डी ए में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे गॉसियन सरफेस का जो ये कर्व पार्ट है वो तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे है हर जगह से। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस कर्व सरफेस पे वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हम ई को कर देते हैं बाहर। अब जैसे ही हम यहाँ से ई को बाहर करेंगे, अंदर क्या बच गया? डी ए, और इसका इंटीग्रेशन होता है डी ए का ई। बट
हमें लिमिट्स पे भी ध्यान रखना है कि हम कैसे और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप ये देख पा रहे होंगे कि हमने जो इंटीग्रेशन करा है, उस इंटीग्रेशन में मैंने पूरे डीए को इंटीग्रेट करके एरिया बनाया, टोटल एरिया। अब ध्यान ये रखना है कि टोटल एरिया ये है किसका? तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये तो इसका कर्व सरफेस एरिया ही तो हो सकता है, क्योंकि जो इसका प्लेन वाला एरिया है वो तो कैंसल आउट पहले ही हो गया है, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो था वो 90 डिग्री का था और आप देख पा रहे होंगे कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई है, 0। तो यहाँ पे जो एरिया आया है वो किसका आया है? इस कर्व पार्ट का। यानी कि हम इसे अगर आगे बढ़ाएँ तो हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं, ई इनटू एरिया ऑफ सिलेंडर। आपने पढ़ा होगा कि जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है वो होता है 2 पाई आर एच, बट वी आर राइटिंग हियर एल बिकॉज़ अगर हम ये एज़्यूम करके चलते हैं कि इस पूरे कंडक्टर की लेंथ क्या है? एल है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? एल लिख दिया, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख पाएँगे अब कि ये जो मेरा ये जो आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है ये जो पूरा दिखा आपको, इसमें जो मेरी फ्लक्स की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? वो आई है आपका ई इनटू 2 पाई आर एल। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दूँ एंड जैसा कि हमें पहले से पता है कि सिंस गॉस लॉ क्या होता है? हमने ऊपर भी लिखा है ये बात। गॉस लॉ होता है फाई ई बराबर में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? और अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दूँ और अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूँ, तो देखिए हमें क्या मिलेगा फिर? यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हमें पहले और दूसरे से हमें ये मिल सकता है क्या कि जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा वो बराबर होगा ई इनटू 2 पाई आर एल के, ठीक है? और यहाँ से हम लिख सकते हैं E इज़ इक्वल टू, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकालना है, तो E की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? मैंने इसको नीचे कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए पहले, E मुझे कैलकुलेट करना था। मैंने यहाँ से 2 पाई को नीचे भेज दिया तो ये क्या बन गया 2 एप्सिलॉन नॉट और हमारे पास क्या बच गया R और L बच गया। तो यानी कि मेरे पास और ऊपर बचा है Q, तो मैंने ऊपर लिख दिया Q और नीचे लिख दिया मैंने R यहाँ पे और L यहाँ पे, ठीक? और जैसा कि आपको बहुत पहले से पता है कि अब मैं इधर लेफ्ट में इरेज़ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, देखिए। अब जैसा कि आपको बहुत पहले से पता है दैट इज़ हमें पता है कि लैम्ब्डा किसके बराबर होता है क्यू बाई एल के। तो हम चाहें तो इस पूरी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के आप प्लेस पे कह लो क्या लिख सकते हैं, तो ई इज़ इक्वल टू हो सकता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब ये क्यू बाई एल क्या बन गया लैम्ब्डा और आर की जगह पे हमने क्या लिख दिया आर। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है? अगर वो चार्ज वायर बहुत पतला हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का होगा? इतने का होगा। बट कभी-कभी जनरली बुक्स में ये फॉर्मूला नहीं दिया होता। इसकी जगह पे देखिए किताबों में क्या किया रहता है, आप वो भी समझ लीजिए जिससे कि आपके न्यूमेरिकल्स आपके लिए ईज़ी हो जाए। देखो, वो क्या करेगा कि ऊपर-नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया फॉर्मूला बन गया 1/2 से 2 मल्टीप्लाई होगा नीचे तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्ब्डा बाई आर। अब क्वेश्चन ये है कि बुक्स में ये फॉर्मूला क्यों दिया है? वो फॉर्मूला भी तो ईज़ी था या फिर वो फॉर्मूला तो इससे ज़्यादा आसान था। इसलिए दिया है क्योंकि आपको पता होगा कि ये एक कांस्टेंट है जिसको हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था और इसकी वैल्यू पहले से फिक्स होती है 9 × 10⁻⁹। तो इसकी जगह पे ये वैल्यू को पुट करना कुछ ज़्यादा ही सिंपल है, जिसकी वजह से वो ये चीज़ दे के रखा है। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का फ़ॉर्मूला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के दोनों जो क्वेश्चन्स हैं जो कि बोर्ड में आ चुके हैं कई साल, रिपीट हो चुके हैं, वो आपको समझ में आए होंगे और ऐसे ही हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि वीडियोज़ अब रेगुलरली अपलोड होंगे जिसमें पीवाईक्यूज़ डिस्कस किए जाएँगे, ठीक है? और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें जिससे सभी बच्चों तक ये सूचना पहुँच जाए और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करें। मैं उस पर एक अलग से एक वीडियो बना के उसे अपलोड करूँगा जिससे आपकी और आपके सभी फ्रेंड्स की और जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है? सो थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।